सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। मैंने कहा था एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से मैं कुछ टॉपिक और आपके साथ शेयर करूंगा और उसी क्रम में दो टॉपिक आपके सामने हैं। पहला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट और दूसरा खबर जो है वह है उत्तराखंड से। दूसरी खबर जो है उसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड की जंगलों में लगी आग, और पहली जो खबर है वह है इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट। तो देखेंगे इस वीडियो में आखिर ये इंडो ऑस्ट्रेलिया पैक्ट क्या है, और वहीं दूसरी खबर में हम डिस्कस करेंगे आखिर उत्तराखंड में आए हर साल क्यों ये आग लगने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और इन घटनाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है और जो पर्यावरण के जानकार हैं इसको काफ़ी भयावह स्थिति बता रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हिंदी के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें ये खबरें काफ़ी कम लिखी जा रही हैं, इनके इंपॉर्टेंस को कम करके बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। तो आइए एक एक करके इन्हीं दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडो ऑस्ट्रेलिया पैक्ट। इंडो ऑस्ट्रेलिया पैक्ट को समझने से पहले सबसे पहले एक शब्द समझिए, और वो है इंडो पैसिफिक रीजन, अर्थात हिंद प्रशांत क्षेत्र। जो इंडो पैसिफिक रीजन से तात्पर्य उस क्षेत्र से है, उस एरिया से है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से मिलकर बनता है। अगर इसमें जो देशों को देखें, जो बड़ी शक्तियां देखें, तो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आपको एक देश दिखाई देगा अपना भारत, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। इसी क्षेत्र में चीन का भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। लेकिन इस समय चीन एक नई धारणा पर आगे बढ़ रहा है। नई तो नहीं है, इसका प्रयोग पहले भी हुआ है, लेकिन इस समय वर्तमान समय में इसका आक्रामक यूज किया जा रहा है चीन के द्वारा। और वह धारणा यह है कि जिसका समुद्री क्षेत्र पर क्या होगा, अधिकार होगा, आने वाले समय में पूरे विश्व पर क्या करेगा, वह अधिकार करेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समुद्र ही क्या है जो पूरे विश्व को जोड़ता है। अगर इन समुद्र में जो एंट्री पॉइंट है और जो एग्जिट पॉइंट है, अर्थात जो निकास के बिंदु हैं, जो प्रवेश के बिंदु हैं, अगर उन पर कोई देश अपना अधिकार कर लेता है तो आने वाले समय पे वो पूरे महासागरीय क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। और ये जो पूरा टॉपिक है इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको पता है कि इंडिया को घेरने के लिए जो है कि चीन ने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, हर तरफ से समुद्री क्षेत्र में क्या कर रखा, अपना प्रभाव बढ़ा रखा। वहीं अब क्या कर रहा है, वह स्थलीय क्षेत्र में, चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो या फिर जो है कि नेपाल के समीपवर्ती क्षेत्र हो और लद्दाख में आप क्षेत्र देख ही रहे हैं, हर तरह से वो भारत को क्या कर रहा है, घेरने का प्रयास कर रहा है। और इसी क्रम में यह इंडो ऑस्ट्रेलियन जो फैक्ट है हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। पूरे विश्व को जोड़ने वाला एकमात्र माध्यम अभी आपको पता है वो क्या है, जल क्षेत्र। अर्थात अगर हम स्थलीय भाग से होकर सभी क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास करें तो संभव नहीं है। इन्हीं जलीय क्षेत्रों को हम महासागर, सागर और जल संधि के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए, एक महासागर और सागर तो आप जानते ही हैं। सागर क्या होता है, महासागर का एक छोटा सा क्षेत्र, जैसे हम अरब सागर देखते हैं, ये क्या है, एक सागर छोटा सा क्षेत्र है हिंद महासागर का। जो जल संधि है, जल संधि से तात्पर्य उस जलीय क्षेत्र से होता है जो दो स्थलीय भागों को क्या करती हो, अलग करती हो और दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती हो। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके देखिए स्क्रीन पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या कर रहा है, इंडियन ओशन को अगर देखें तो साउथ चाइना सी से जोड़ रहा है। कैसे, ये रहा आपका इंडियन ओशन का क्षेत्र और इसमें बे ऑफ बंगाल का दक्षिणी भाग, और ये रहा आपका साउथ चाइना का सी, और ये देखिए यह मार्ग। अब ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है ये क्या कर रहा है, इस वाटर बॉडी को इससे जोड़ रहा है। वहीं पर मैंने आपसे इसमें एक चीज और कहा, और वह यह कहा कि क्या कर रहा है, दो स्थलीय भागों को सामान्यतः अलग करता है। हर जगह ऐसा नहीं होगा, उसके कुछ अपवाद हैं लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करें। ये देखिए मलेशिया है और उसके बाद यह देखिए आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर ये क्या कर रहा है, दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा है और दो स्थलीय भागों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। और इसी प्रकार के वाटर बॉडी को
क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रायद्वीप और मलेशिया प्रायद्वीप के बीच इसी प्रकार की एक महत्वपूर्ण जल संधि है जिसका नाम है मलक्का। देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर फिर से मैं दिखा रहा हूं। मलेशिया को देखिए और इंडोनेशिया को देखिए। मैंने आपको मलेशिया पर वीडियो बनाकर बताया था कि मलेशिया का पूर्वी भाग कौन सा है और पश्चिमी भाग क्या है, आप सब जानते होंगे। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह मलेशिया का प्रायद्वीप का क्षेत्र। प्रायद्वीप का क्यों, कि देखिए ये देखिए पूरा ये ऐसे अंदर की ओर नीचे की ओर निकला हुआ भाग है, और ये रहा आपका इंडोनेशिया का भाग, और यह सुमात्रा प्रायद्वीप है। इन दोनों को क्या कर रहा है, यह अलग कर रहा है, और जोड़ किसको रहा है, यह जोड़ है इंडियन ओशन को, किससे, साउथ चाइना से, जिसे जोड़ रहा है। प्रशांत और हिंद महासागर, अब प्रशांत कहाँ से कहेंगे, साउथ चाइना से आगे जलकर किस में जोड़ रहा है, प्रशांत महासागर के ही तो क्या है, वो भाग है। तो प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ने वाली यह जल संधि लगभग 805 किलोमीटर क्या है, लंबी है। लगभग में अगर याद करें तो 800 किलोमीटर आप याद कर सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के जो व्यापार हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ ये सामरिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण मतलब उन क्षेत्रों को रखा जाता है जिन क्षेत्रों का प्रयोग आप अपनी व्यापार से अलग गतिविधियों जैसे सैनिक शक्तियों या सैनिक कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। अब कैसे ऐसा कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। अब आप एक चीज समझिए कि इस पूरे क्षेत्र में यह जो जल संधि है, इस जल संधि पर कोई क्या करे, यहां पर अधिकार कर ले और कह दे कि अब इधर से कुछ भी नहीं आएगा। और इस समय अगर कुछ भी ऐसा नहीं आ पा रहा है तो यहाँ इस साइड से आने वाला पूरा व्यापार प्रभावित हो सकता है। सभी प्रकार के जहाज अवरुद्ध हो सकते हैं, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात तेल को लेकर आ रहे हों या खाद्य सामग्री को लेकर आ रहे हैं, सब पर क्या हो सकता है, रुकावट पैदा हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है यह न सिर्फ व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जियोपॉलिटिक्स सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो व्यापार और ऊर्जा का परिवहन होता है वह क्या होता है, इसी मार्ग से होता है। इस कारण से काफी महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो आपका सुमात्रा जो द्वीपीय क्षेत्र है और मलेशिया के बीच मलक्का जल संधि है, ठीक इसी प्रकार की एक और जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। अब इसकी भी लोकेशन आप देख लीजिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर फिर से मैं दिखा, हमने यहाँ पर क्या देखा, मलक्का जल संधि। अब ये देखा आपका ये रहा सुमात्रा, और इसके बाद यहाँ पर देखिए यह आपको एक जल संधि दिखाई दे रही है, सुंडा जल संधि। और देखिए उसके बाद देखिए यह जो द्वीपीय क्षेत्र है इंडोनेशिया का, इसका नाम है जावा, और उसके जावा के थोड़ा सा पूरब की ओर देखिए तो आपको एक और जल संधि दिखाई देगी, यह है लोम्बोक जल संधि। कुल मिलाकर 3 जल संधियों को हमें पूरे टॉपिक को जोड़कर देखना है। एक है लोम्बोक जल संधि, दूसरा है सुंडा जल संधि, और तीसरा यह जो जल संधि है जिसका नाम है मलक्का जल संधि, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और इस तरह से यह जो तीनों जल संधियां हैं क्या करती हैं, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को क्या करती हैं, बनाए रखती हैं। और इस कनेक्टिविटी को बनाए रखने में जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो किसका है, मलक्का जल संधि का। वह इसलिए है कि जो मैंने आपको सुंडा जल संधि दिखाया, इसमें क्या है, इसमें कई बीच बीच में जो जलीय क्षेत्र है अर्थात जो स्टेट है, इसमें कई बीच बीच में द्वीपीय क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, और साथ ही साथ इसमें अवसाद अर्थात सेडिमेंटेशन काफी ज्यादा होता है। इसके कारण ये छिछला हो जाता है और जिसके वजह से बहुत बड़े जहाज यहां से पास नहीं हो पाते, और इसी के कारण लोग क्या करते हैं, जो प्रीफरेंस देते हैं अपना, वह किसको, मलक्का जल संधि से होकर वह आवागमन करते हैं। जो लोम्बोक जल संधि है वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कि अगर हम देखें परिवहन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कम महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों जल संधियों पर जिसका भी अधिकार होगा वह क्या कर सकता है, हिंद और प्रशांत क्षेत्रों में रुकावट पैदा कर सकता है या फिर कनेक्टिविटी को बनाए रख सकता है। रुकावट कैसे, कि कोई देश अगर इस पर अधिकार कर ले, कहे कि नहीं अब ये कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या होगा, हिंद और प्रशांत क्षेत्र अलग हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा देश हो जो इसकी कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध हो तो कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान समय में क्या हो रहा है, चीन ने जिस तरह से कोरोना वायरस को डील किया है उसके वजह से अमेरिका, आपका ब्रिटेन, उसके बाद देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देश जो कि 5 आइज के समूह हैं, यह कह रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वह चीन है। अब जब चीन को वह रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं तो उसके प्रति जो चीन क्या है, इसकी जो प्रतिक्रिया में कई प्रकार के ऐसे जो है कि तर्क दे रहा है और कई प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो कि चिंताजनक है। जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि अगर आप बार बार इस तरह की स्टेटमेंट
स्टेटमेंट देते रहे कि कोरोना वायरस हमने फैलाया है या हमारे लैब से फैला है तो हम आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। अब सोचिए, क्या किसी देश पर किसी उंगली उठाना जिसकी जवाबदेही पूरे विश्व के सामने बनती है, क्या उसका यह तर्क हो सकता है कि हम आप पर क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा दें? लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाए। उसके साथ साथ आपको यह भी पता है कि भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है और भारत के सीमा विवाद को लेकर जिस तरह से चीन अपनी आक्रामक तेवर दिखा रहा है उससे पूरे विश्व समुदाय की चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका ने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, अमेरिका ने भी कहा है कि हम मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार हैं। अब इसी के तहत क्या हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे का सहयोग करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए आइलैंड स्वैप का जो है कि एग्रीमेंट किया है। आइलैंड स्वैप का मतलब इस प्रकार का स्वैप समझिए जिसमें आइलैंड को अदला बदली नहीं होगी, लेकिन उन आइलैंड्स पर जो एक्टिविटी होगी उसकी अदला बदली होगी। इसको आसान शब्दों में मैं समझाता हूं कि एक जो है कि द्वीपीय क्षेत्र है जिसका नाम है कोको आइलैंड। तो जो कोको आइलैंड है यह आता है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो कोको आइलैंड पर क्या करेगा, भारत अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। कोको आइलैंड है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन भारत क्या करेगा, उस पर अपना मिलिट्री बेस विकसित करेगा। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्या होगा, अंडमान क्षेत्र में भी एक इसी प्रकार का बेस बनाया जाएगा। अब ये जो बेस बनाया जाएगा अंडमान क्षेत्र, ये अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर बनाया जाएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले समय में जैसे ही फैक्ट फाइनल होगा कुछ ना कुछ इस प्रकार का होगा। अब देखिए हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से चूंकि आपसी मेल जोल तो नहीं हो पा रहा है, अब ना ही तो माननीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, ना ही वहां से कोई प्रधानमंत्री आवा। तो क्या हुआ है, वर्चुअल बायलैटरल समिट, अर्थात जो ऑनलाइन या जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो समिट होते हैं इनको बोला जाता है वर्चुअल बायलैटरल समिट के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इंडो ऑस्ट्रेलियन पैक्ट पर हस्ताक्षर करने की बात चल रही है और आने वाले समय पर क्या हो सकता है, इसमें हस्ताक्षर हो सकता है। अब देखिए क्या होगा, जब यह हस्ताक्षर हो जाएगा तो कोको आइलैंड पर भारत अपनी उपस्थिति को मजबूत कर सकेगा, वहां पर पकड़ बना सकेगा और इसके वजह से क्या होगा, भारत जो है कि सुंडा और लोम्बोक जल संधि तक पहुंच सकेगा। अब प्रश्न आएगा कि आखिर यह कोको आइलैंड कहां पर, तो इसकी जो लोकेशन हमें देखने को मिलेगी जो कि आपके कोको आइलैंड की, उसको मैं बस आपको यह समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें मैंने पॉइंट नहीं मिल पाया मुझे। ये देखिए ये जो लोकेशन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मिल पाएगा। तो ये देखिए जो कोको आइलैंड है, जब इस पर क्या होगा इंडियन बेस बन जाएगा तो यहाँ से क्या होंगे, यह दोनों जो आपके क्षेत्र हैं जो जल संधि हैं इन पर नियंत्रण भारत रख सकता है। अर्थात अगर क्या होता है कभी फ्यूचर में इस पर जो है कि चीन के द्वारा किसी प्रकार की रुकावट पैदा क्रिएट हो सकती है तो उससे भारत क्या कर सकता है, निपट सकता है। अब उसी के तहत अगर हम यह कहें कि जो ऑस्ट्रेलिया है, जब ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, यह जो आपका अंडमान क्षेत्र पे यहाँ पर किसी आइलैंड पर क्या करेगा, अपना नियंत्रण स्थापित करेगा, अपना बेस बनाएगा, तो वह क्या कर सकता है, यहाँ पर इसको यह जो जल संधि है इस पर किसी भी प्रकार की रुकावट अगर चीन के द्वारा क्रिएट की जाती है तो उससे क्या कर सकते, निपट सकता है। प्रश्न आएगा, आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर यह दोनों अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं भारत ही क्या कर रहा है, अंडमान में अपना मिलिट्री बेस बना रहा है और वहीं जो दूसरा है ऑस्ट्रेलिया वह अपने कोको आइलैंड को ऐसा विकसित कर रहा है। तो उसके पीछे का कारण यह है कि इस तरह से क्या होगा, न सिर्फ भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के करीब आएंगे, बल्कि जब भी कोई ऐसी बात होगी, अर्थात मान लीजिए जो सुंडा जल संधि है, जो लोम्बोक जल संधि है, इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण या किसी भी प्रकार का दावा चीन के द्वारा किया जाता है तो भारत क्या कहेगा, ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में खड़ा होगा। वो कहेगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है कि आप क्या कर रहे हो, उसको रोक रहे हो। दूसरी चीज, अब क्या होगा, जब अंडमान ओशन में ऑस्ट्रेलिया की उपस्थिति होगी तो ठीक इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया कहेगा यहाँ पे बात भारत के हित की नहीं है, बात है पूरे
इंडो पैसिफिक रीजन के अधिकार क्षेत्र की, और इसमें हम भी जो है कि शामिल हैं। तो जहां पर एक देश से टकराव होने की संभावना थी, अब दो शक्तियां आ जाएंगी चाइना के सामने, और कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना क्या होगा, आसान होगा। और इसी के कारण क्या किया जा रहा है, यह पूरा जो आइलैंड स्वैप किया जा रहा है, और आने वाले समय में यह काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इन जल संधियों पर क्या होगा, ना सिर्फ नियंत्रण भारत और जो है कि ऑस्ट्रेलिया का हो पाएगा, बल्कि दक्षिणी चीन सागर वाला जो क्षेत्र दिखाया मैंने, मलेशिया के पास वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी चीन की आक्रामक नीतियाँ आए दिन सामने आती रहती हैं, और इससे क्या करेंगे, एक दूसरे से का सहयोग करके यह जो है कि चाइना को काउंटर कर पाएंगे। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का चूंकि आधार तेल है, और ये जो तेल होता है आयातित होता है, अब इन्हीं तीन जल संधियों से होता है। तो अगर भविष्य में क्या करे, चीन किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया, जापान को रुकावट क्रिएट करने का या उनकी अर्थव्यवस्था पर निगेटिव इंपैक्ट डालने का प्रयास करेगा, तो अपने आप भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। और इससे क्या होगा, उनकी जो तेल के परिवहन पर रुकावट पैदा हो सकती थी, वह नहीं हुआ। और इस तरह से ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा का जो परिवहन है वो भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा। आपको एक और शब्द समझना चाहिए, क्वाड। तो क्वाड क्या है कि ये चार देशों, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है। और यह क्या है, देखिए इसमें से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं, पैक्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में जो ये क्वाड है, यह इस चूंकि एक प्रकार का ऑलरेडी एक जो है कि समझौता है, एक प्रकार का ये संगठन है। आने वाले समय में जिस प्रकार अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने पैक्ट किए हैं, आने वाले समय में यह सभी मिलकर और मजबूत पैक्ट बना सकते हैं। और जब इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस से एक शक्ति के रूप में सामने होंगे, तो चीन क्या करेगा, अपनी किसी भी प्रकार की ऐसी आक्रामक नीति से बचेगा जिसके खिलाफ ये सभी देश क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में है जो इंडो ऑस्ट्रेलिया पैक्ट है, यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। हाँ, ये जरूर है, देखना यह होगा कि आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं, या जो इनके संबंध हैं, उनको किस रूप में आगे बढ़ाया जाता है, कितना सहयोग दिया जाता है। तब ये चुनौती और इंपॉर्टेंट होगी जब यह पता चले कि आने वाले यह जो समय है, इस पर अगर चीन ऑस्ट्रेलिया पर किसी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, तो यह जो आर्थिक प्रतिबंध से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से होते हुए अफ्रीका देशों पर अपनी निर्भरता और व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करेगा, यह जो जलसंधियां हैं, इनका कैसे उपयोग कर पाएगा। स्वाभाविक है, अगर इन जलसंधियों का उपयोग सही तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कर पाए, तो ना सिर्फ ये सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीन को कंट्रोल करने में भी सहायक होगा, बल्कि यह व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीन का प्रभुत्व है इस पूरे क्षेत्र में, इसको भी क्या करेगा, कम करने का यह प्रयास कर पाएगा। बस यह इस पर निर्भर करेगा कि हम अर्थात भारत और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का कितना सहयोग कर पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर, जो कि उत्तराखंड की जंगलों में आग से संबंधित है। उत्तराखंड में वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, और यह जो राज्य बना, इस समय जो जाना जाता है, वह जाना जाता है अपने फॉरेस्ट कवर की वजह से। फॉरेस्ट कवर का मतलब है जो जंगल वाला जो क्षेत्र है, उसके वजह से। और पूरे स्टेट के लगभग 71% के नियर अबाउट यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट कवर दिखाई देगा, जो कि आपके यहाँ पे समीपवर्ती जो उत्तर भारत के राज्य है उसमें बहुत ज़्यादा यह दिखाई देगा। इसी के साथ साथ यह राज्य अपने वनों अर्थात जंगलों, पर्यटक स्थलों, अपनी जैव विविधता और फूलों की घाटी, मसूरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे आकर्षक स्थलों के लिए जाना जाता है। लेकिन उत्तराखंड जो है कि इस एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वह है पक्षियों की जो है कि विविधता। अगर आपको किसी राज्य में पक्षियों की विविधता देखना है तो आपको उत्तराखंड जाना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे फूलों की डाइवर्सिटी आप फूलों की घाटी में देखते
देखते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन अभी चर्चा जो है उत्तराखंड की है वह इस वजह से हो रही है क्योंकि वनों में यहाँ पर आग लगने की समस्या एक प्रत्येक वर्ष की होने वाली समस्या बन गई है, अर्थात यह उत्तराखंड की नियति बन गई है। नियति का मतलब है कि जो अपने आप उस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर वर्ष 2016 में आज जो आग लगी थी वह इतनी भयानक थी कि इसके वजह से 4538 हेक्टेयर जंगल बिल्कुल साफ हो गया था। और यह जो क्षेत्र होता है काफी बड़ा क्षेत्र होता है और इस समय जो है कि कई दिनों से यहाँ पे आग लगी है। और यह जो आग लगने की घटनाएं हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह सैकड़ों में संख्या इनकी पहुंच चुकी है, अर्थात 1 2 नहीं 100 नहीं कई 100 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं। और पूरा उत्तराखंड का लगभग वहाँ पर वो जो जंगली क्षेत्र है, अधिकांश जंगली क्षेत्रों में वहाँ पर आग लगने की छिटपुट घटनाएं हैं और कुछ क्षेत्रों में तो इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है, अर्थात वहाँ पर इस समय तक लगभग 2500 हेक्टेयर क्षेत्र जो है कि इस आग की चपेट में आ गया है। आप समझ सकते हैं ये संख्या जो है कि जो क्षेत्र है काफ़ी बड़ा। अभी जो आग लगने की घटना है इसका संबंध जोड़कर देखा जा रहा है उत्तर भारत में जो गर्मी बढ़ी है इसके वजह से। होता क्या है, जब भी उत्तर भारत में गर्मी बढ़ती है अर्थात जो गर्मी स्टार्ट होती है उस समय यह इस प्रकार की घटनाएं आग लगने की होती हैं और ये तभी रुकती हैं जब वर्षा प्रारंभ हो जाती है। अब सोचिए वर्षा तो नहीं हो रही तो फिर क्या यह उम्मीद करें कि आग भी नहीं रुकेगी। हालांकि राज्य सरकारें, कुछ आलोचकों की अगर हम बात छोड़ दें तो राज्य सरकार प्रयास कर रही इसको रोकने की, लेकिन ये काफ़ी मैसिव एरिया में लग चुका है और काफ़ी भयानक हो चुका है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर भारत में गर्मी का जो समय है वो बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात गर्मी का समय का मतलब है कि अब गर्मी का जो पीरियड है, जो माह है, जो दिनों की संख्या वो बढ़ती चली जा रही है। इसके वजह से बर्फ तो पिघल रही है और बर्फ पिघलने से नदियों में तो पानी है, लेकिन सभी जगह क्या है, पूरे राज्य में शुष्कता है। जैसे हम कहें कि जब गर्मी बढ़ रही है उसी के साथ शुष्कता बढ़े। शुष्कता मतलब हवा में नमी की मात्रा कम हो। और नमी क्यों कम हो? क्योंकि वर्षा कम हो रही है, तो इसके वजह से क्या है, आग लगने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। इस समय क्या हो रहा है कि जो जंगल क्षेत्र है उसको साफ करके इस समय कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं। कंक्रीट का जंगल का मतलब होता है आवासीय क्षेत्र, रोड बनाना, अर्थात कंक्रीट का जो है कि विस्तार करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब इसके वजह से क्या होता है, जब कहीं कंक्रीट का जंगल है अर्थात कंक्रीट का क्षेत्र बनता है तो वहां पर एक आइलैंड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं हीट आइलैंड। हीट आइलैंड का मतलब है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वह सामान्यतः अपने ग्रामीण क्षेत्र से क्या होते हैं, गर्म होते हैं और इन्हीं गर्म क्षेत्रों को हम हीट आइलैंड बोलते हैं। तो उत्तराखंड में भी क्या हो रहा है, जो कंक्रीट के जंगल अब बनते चले जा रहे हैं, आवासीय संरचनाएं बनती चली जा रही हैं, इनमें क्या है, गर्मी काफी ज्यादा है और इन्हीं को हम हीट आइलैंड के रूप में बोलते हैं। अब देखिए इसके वजह से क्या है, आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। अब आग लगने की जो घटनाएं हो रही हैं, यह जो घटनाएं तब और बढ़ जाती हैं जब वहां के समीप में रहने वाले थे, जंगलों के समीप रहने वाले लोगों के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे वो मवेशी पालते हैं, मवेशी पालने के लिए क्या करते हैं, उनको घास की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वन विभाग का ये कहना है, कई बार यही लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। लेकिन इसके आग के पीछे एक प्रमुख कारण जो प्राकृतिक भी है वो क्या है कि यहां पर चीड़ के वनों का विस्तार बहुत ज्यादा है। अब कहेंगे कि चीड़ के वनों से आग कैसे लगती, बताते हैं कैसे लगती है। यहां के उत्तराखंड के अगर 16% भाग पर सिर्फ एक वन का विस्तार देखें तो वह है चीड़ का वन। अब यह क्या है, चीड़ का वन जो है काफी जो है कि आग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेंसिटिव माना जाता है। मार्च से लेकर जून के माह के बीच, देखिए अब जो समय चल रहा है कौन सा चल रहा है, जून स्टार्ट होने वाला है, तो मार्च से लेकर जून के बीच यहां पर कई टन जो है कि इनकी पत्तियां गिरती हैं और जो पत्तियां गिरती हैं तो जल्दी क्या हो जाती है, सूख जाती है। जब ये सूखती हैं तो इनमें एक तैलीय पदार्थ होता है, ऑयली पदार्थ निकलता है और वह ऑयली पदार्थ क्या है कि जमीन पर बिखरा, अर्थात पत्तियां गिरी, पत्तियां सूख रही हैं और उस जब सूख रही हैं तो पत्तियों के टूटने से उनमें जो हल्की सी नमी है, जो ऑयल का मात्रा है वह क्या है, जमीन पर उन पत्तियों के बीच में बिखरी। अब इसके वजह से क्या होता है, कई बार जो है कि मान लीजिए किसी ने सिगरेट पिया, बीड़ी पिया और फेंक दिया, वो बुझ भी गया है लेकिन थोड़ी सी भी उसमें
उसमें गर्मी है तो उसकी वजह से भी आग लग जाती है। कई बार तो ये भी हुआ है कि प्राकृतिक कारणों से जैसे ही गर्मी बढ़ती है, चूंकि वह जो पत्ते हैं उसमें इस तेलीय पदार्थ क्या करता है, काफी ज्वलनशील होता है, उसकी वजह से आग लग जाती है। और इसी जो है कि चीड़ के पौधे में एक जो है कि गोंद का आकार, जैसे गोंद आपने देखा पेड़ों से निकलता है, एक रोजिन नाम का पदार्थ निकलता है। और ये जो रोजिन नाम का पदार्थ निकलता है ये क्या होता है, काफी ज्वलनशील होता है। ऐसा जैसे गोंद आपने देखा ना, तो गोंद जो होता है ठीक इसी प्रकार आप किसी पेड़ की टहनी पर कुल्हाड़ी मार दीजिए तो देखते हैं आप जो है कि उसके जो है कि कुछ लिक्विड निकल आता है और आप कहते हैं कि पेड़ रो रहा है। तो जो पेड़ को रोने के लिए कहते हैं, जो उसके आंसू आपको दिखाई देते हैं, ठीक इसी प्रकार का यहाँ पर रोजिन पदार्थ निकलता है। ये भी क्या होता है, काफी तेजी से आग को फैलाता है। अब देखिए हुआ क्या है कि आग लगने की घटनाएं इन सभी कारणों से बढ़ रही, गर्मी के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो है कि, और यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होने के कारण, शुष्कता बढ़ने के कारण, और इसके साथ साथ एक जो प्रमुख कारण है वह है यहाँ के लोगों का सहयोग ना करना। हुआ क्या है कि यहाँ का लोगों का जो अधिकार है जंगलों पर सीमित कर दिया गया है। इसी के कारण यह लोग अब क्या करते हैं, राज्य सरकार का सहयोग कम करते हैं। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिनका मैंने स्टडी किया, पता चला कि जो अगर 100 घटनाएं होती है ना आग लगने की, तो सिर्फ मात्र 20 से 25 घटनाओं की सूचना पुलिस को दी जाती है और उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने यह ठान लिया है कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और यह काफी भयावह स्थिति है, क्योंकि जंगल के पास रहने वाले लोग ही जब सूचित नहीं करेंगे तो यह आग का दायरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं इस जो सरकार है वह कहती है कि ये स्थानीय लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं, और चूंकि इसकी वजह से आग लगाते हैं जिससे घास का विकास हो गया। वहीं स्थानीय शासन के लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम आग नहीं लगाते, बल्कि यह जो वन विभाग के लोग हैं यही आग लगाते हैं। पूछिए ये क्यों लगाएंगे, तो स्थानीय लोगों का कहना ये है कि भैया ये क्या होता है कि इनको टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने पेड़ लगाने, इतना वृक्षारोपण करना है। ये अपने टारगेट को तो पूरा कर नहीं पाते हैं, तो इनको क्या होता है, इनकी जो अकाउंटिंग है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वनों को आग लगा देते हैं और कह देते हैं हमने तो क्या किया, वनों को वन लगाए थे, पेड़ लगाए थे और ये क्या हुए, जलकर। और इसी के साथ जो टिम्बर माफिया हैं, टिम्बर माफिया मतलब होते हैं जो पेड़ों की कटाई करते हैं। कई बार ये जब पेड़ों की कटाई कर लेते हैं तो इनको प्रशासन को इसकी सूचना ना मिले, इसके लिए क्या करते हैं, वनों को आग लगा देते हैं। अब जब वन जल जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि काटा गया है कि नहीं, हालांकि ये पता चलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो टिम्बर माफिया ये क्या होते हैं, बच जाते हैं। वर्ष 2016 के बाद जब इसमें आग लगी थी, जो कि अभी तक की भयावह आग मानी जाती है, यहां पर क्या किया गया था, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को बनाया गया, पद बनाया गया। लेकिन जो ये पद बनाया गया ये भी क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। अर्थात जो इनको कंजर्व करने की जिम्मेदारी, संरक्षण करने की जिम्मेदारी जंगल को दी गई, वह पूरा नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण यह है कि इसी पद पर एक अधिकारी रहे, उन्होंने कहा कि ना हमारे पास वित्तीय अधिकार होते हैं, ना सर्वे होता है, ना रिसर्च होता है, ना अन्य किसी प्रकार के संसाधन होते हैं। फॉर एग्जांपल इनको 5 ड्रोन उपलब्ध कराए गए, और 5 ड्रोन उपलब्ध कराए गए तो ये जो पूरा जो राज्य है इतना बड़ा, इन 5 राज्यों को सिर्फ 5 ड्रोन से कवर करना काफ़ी कठिन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो शिकार करने वाले लोग हैं, जो खनन करने वाले लोग हैं, इन्हीं पर इनसे नियंत्रण नहीं रख पाते, तो यह आग लगने की घटनाओं को कैसे रोक पाते हैं। अब इनकी सभी कारणों की वजह से क्या है, वनों में तो आग लग रही है, लेकिन ये जो वन में आग लगने की वजह से क्या हो रहा है, न सिर्फ इससे ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वह कम होगी, बल्कि जैव विविधता का काफ़ी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जंगली क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है और वही क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जब वन क्षेत्र जल जाते हैं, आग लग जाती है, तो जैसे ही क्या होता है, भूकंप आता है या अधिक वर्षा होती है, तो बाढ़ और भूस्खलन के लिए क्या होती है, आइडियल कंडीशन। क्योंकि पहले जब पेड़ थे तो पानी को तेजी से नहीं बहने देते थे और इसके वजह से बाढ़ और भूस्खलन की समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होगा, जब वहां से कटाई हो गई है तो यह जरूर होगा। अब इनसे जो धुआं निकलता है, जो राख निकलता है, जो इनसे गैसें निकलती हैं, यह क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में भी जाती हैं, बादलों में जाती हैं, साथ ही साथ ये जो बर्फ है उस बर्फ की लेयर पर भी जम जाती है। अब देखिए बर्फ का जो कलर होता है व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर पे आप कोई जो है कि रोशनी डालिए तो रिफ्लेक्ट हो जाती है।
तो ठीक इसी तरह से जो सूर्य से ऊर्जा आती है, आपने एक शब्द सुना होगा कि बर्फ की लेयर से टकराकर वो परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने की इसी मात्रा को बोलते हैं एल्बिडो होना। एल्बिडो का मतलब क्या है कि सूर्य की किरणों का वह अनुपात जो कि क्या होता है, इन बर्फ या ऐसी ही चमकीली चीजों से टकराकर वापस चला जाता है। अब क्या होगा, जब इस सफेद बर्फ पर काली जो यह आपका राख है, धूल कण है, जम जाएंगे तो क्या होगा, यह जो सूर्य की मात्रा रिफ्लेक्ट कर दी जाती थी नहीं होगा। अब काली चीज कोई भी जो होती है वो क्या करती है, टेम्परेचर को अवशोषित करती है। जब टेम्परेचर को अवशोषित करेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ तेजी से पिघलेगा, और चूंकि वनों को काट दिया गया है तो इसलिए नदियों में बाढ़ आएगा और भूस्खलन की समस्या भी होगी। तो साथ ही साथ इसके साथ ये भी हो रहा है कि जब वन कट रहे हैं और आग लग रही है तो पहले से ही जिन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, अब क्या होगा, और गर्मी पड़ेगी और वनों में आग लगेगी, और फिर से यही साइकिल चलता जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। पर्यटन और उससे जुड़ी हुई सुविधाओं का विकास करने के लिए इस समय जो भी गतिविधियाँ की जा रही हैं उनके कारण यहाँ की जो पारिस्थितिकी है, जो इकोसिस्टम है, वह काफ़ी सेंसिटिव हो गया है और इसी को लेकर चिंता प्रकट की जा रही है। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि जिस तरह से अमेजन वनों में आग जो लगी थी उस पर भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, उसकी अपनी जिम्मेदारी को समझा, तो खुद के राज्य में जब इस प्रकार की आग लगी तो उसको देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन वुड फायर की जो घटना हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में जब आग लगी थी तब भी हमने चिंता प्रकट की थी। तो जब हमारे ही राज्य में आग लगने की घटनाएं प्रत्येक वर्ष हो रही हैं तो हमें भी इस पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।